बासित साहब सबसे पहले तो मुझ समेत बहुत से भाई आपके हवाले से जानना चाहते हैं कि आप बासित नदीम साहब आखिर हैं कौन, कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। और एकदम से सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि वो आते हैं और बैक टू बैक डिफरेंट स्कॉलर्स के साथ पॉडकास्ट करना और उनके ओपिनियंस लेना, और कभी कभार आपके पॉडकास्ट की वजह से कुछ कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती हैं और कभी कभार ख़त्म भी होती हैं। तो हुँ। आज बेसिकली मैं आपकी लाइफ जर्नी को भी सुनना चाहेंगे हम आपकी ज़ुबानी कि आप आखिर कहाँ से आते हैं और ये सिलसिला पॉडकास्ट का कैसे शुरू हुआ? अच्छा, तो सबसे पहले तो ये है कि ज़ाहिर है जो रेलेवेंट बैकग्राउंड है वो इस तरह से है यार कि मैं जब अपनी टीनेज में था, ठीक है? तो उस वक़्त मैंने इस तरह के सवालात जो होते थे, ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में रहती थी कि जैसे फ़िरक़ावारियत के ऊपर हो गए मामलात, ठीक है? दीन में किस तरह से अल्लाह ताला चाहते क्या हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या चाहते हैं। अपनी टीनेज में मेरी फ़ैमिली में एक्चुअली जो है 1-2 मुफ्ती साहिबान भी हैं, तो वो उस वक़्त मुफ्ती हो चुके थे। तो उनसे मैं बैठ के डिस्कशंस करता था, ठीक है? कि जी ये हमारे यानी कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह हैं, तो हम खाली इन्हीं की बात क्यों सुने, इमाम इमाम मालिक की क्यों नहीं सुन सकते, ठीक है? इमाम हम्बल की क्यों नहीं सुन सकते? तो वो देवबंदी थे। तो उनका कहना ये था कि नहीं-नहीं आपने एक ही को करना है फ़ॉलो और फिर अल्लाह ताला के सामने आप जाओगे और अगर आप गलत हो गए तो फिर उनकी ज़िम्मेदारी। मैंने कहा ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छा ये मैं अब टीनेज में हूँ इस वक़्त और मैं उस वक़्त ये बात सोच रहा हूँ कि ये तो हो ही नहीं सकता। ये जो मुफ्ती साहब ने मुझे बात बोली है मेरी फैमिली के थे, सेकंड कज़िन है मेरे। मैंने कहा ये बात तो जी। हो ही नहीं सकती। अच्छा फिर उसके बाद जो है वो लाइफ़ में बिज़ी हो गए। ज़ाहिर है कि पढ़ाई में, जॉब्स में, इसमें, उसमें, उन सारी चीज़ों में। तो मुझे उस तरह से टाइम नहीं मिल सका अपनी रिसर्च करने का बैठ के कि मैं कुरान को, अहादीस की किताबों को, साहिह सत्ता को पढ़ूँ और वो सारी चीज़ें मैं अपने लिए करूँ। फिर मुझे आई थिंक 2015-16 के अराउंड आई थिंक जिस वक़्त इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने शायद शुरू ही किया था उस वक़्त, ठीक है? अच्छा उनसे पहले अच्छा। मौलाना इसहाक़ साहब का मुझे हुआ इंट्रोडक्शन तकरीबन 2013-14 में ना। उनकी ज़ाहिर है कि उनकी जो यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं मौलाना इसहाक़ साहब की, वो बड़ी ख़राब क्वालिटी में हैं, लेकिन मैं बैठ के उनको सुनना शुरू मैंने उनको किया, मैंने कहा ये तो बात तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। फिर मेरा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब मेरे सामने आए 2015-16 के अराउंड। तो अब उस वक़्त तक जो है थोड़ा-सा लाइफ़ स्टेबलाइज़ थोड़ा-सा होना शुरू हो भी गई थी। तो सुनने का टाइम ज़्यादा था, थोड़ा रिसर्च करने का टाइम ज़्यादा था। अब इंजीनियर साहब ने जो बातें करना शु जो मैं उनकी बातें सुन रहा मैंने कहा यार ये तो एग्ज़ैक्टली अब जिस तरह मैंने आपको बताया टीनेज में मैं जो बात कर रहा था अपने मुफ्ती साहिबान से, अब वो बिल्कुल मनो-अन वो बात जो है वो अब एक आदमी जिसने ज़िंदगी लगाई हुई है इसके अंदर, जिस तरह मैंने कहा ना मुझे मौका नहीं मिल सका, मुझे इस बात का अफ़सोस है कि कुरान और हदीस और तमाम किताबें पढ़ने का। लेकिन जब मैंने इंजीनियर साहब की ज़बानी सुना तो मैंने कहा यार ये तो एग्ज़ैक्टली वही बात कर रहे हैं जो मैं हमेशा से सोच रहा हूँ, अपने टीनेज ईयर्स से मैं ये बातें सोच रहा हूँ। तो वहाँ से समझ लें कि अब आज के 2025 से तकरीबन 10 साल तो हो गए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को सुनते हुए मुझे। और माशाल्लाह। अब ये तो अब आप समझ लें कि जो दीनी पर्सपेक्टिव जो फ़िरकों वाला साइड था, वो सारा तो जो है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने कवर कर लिया, ठीक है? उन्होंने बड़ा क्लियरली बता दिया कि भाई ये नहीं है और ये बिल्कुल जिस तरह मैंने कहा मेरे दिमाग के साथ अलाइन हो रहा है। फिर अब उनके साथ-साथ जो है वो मैं ज़ाहिर है कि साथ-साथ में जो दूसरे मुफ्ती साहिबान हैं उनको भी सुन रहा और वो जो अब प्रॉब्लम ये होती थी कि जब मैं इस सबको यूट्यूब पे सुनता था, तो अब मुझे ये फ्रस्ट्रेशन होती थी कि यार अभी मेरे पास मौका होता तो मैं इनसे ये पूछ लेता या मैं इनको यहाँ पे काउंटर कर सकता था कि यार ये आपने ये बात की है, इसका ज़रा साफ जवाब बताएँ ज़रा, ये बात की है, ये बात। तो वो एक फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होना शुरू हो गई मेरे अंदर कि यार मुझे मतलब आई कांट वॉइस माय सेल्फ मैं अपने आप को बात कैसे करूँ मैं इस बारे में? मैं साली बैठ के सुन तो नहीं सकता। अब वही एक तकलीफ जो टीनेज से रहती थी कि भाई मैं वो शीप मेंटालिटी तो नहीं है, आपने बोल दिया मैंने सुन लिया, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो उससे फिर क्या हुआ मैंने अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू किया, कुछ लिखना शुरू किया मैंने। अब वो एक्सप्रेस कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैंने कहा नहीं-नहीं ये जो है वो फुली मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा चीज़ों को। उससे समझ लें कि अल्टीमेटली मैंने ज़ाहिर है शुरू में मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैंने कहा यार कैमरे के सामने जो है वो काफ़ी दफ़ा मैंने वैसे ही कैमरा खोल के मैंने कहा यार मैं नहीं यार ठीक नहीं लग रहा है यार मैं नहीं कर पाऊँगा। नाक बहुत मोटा लग रहा है यार, आँख ये लग रही है, ये सब मसले मसाइल चल रहे हैं शुरू में, हैं? तो ख़ैर फिर अल्टीमेटली जो है वो जब ये थोड़ा सी अच्छा फिर मैं ज़रा-सा इंजीनियर साहब के बाद मैं आता हूँ थोड़ा-सा आगे। अब जो बाकी के जो पर्सपेक्टिव थे हमेशा से मुझे था कि यार हमारे यहाँ झूठ जिस तरीके से बोला जाता है, हमारे यहाँ बुराइयाँ, गॉसिपिंग सास-बहू के मसले, जो भी जितनी ब मतलब जितनी आप लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट लेवल की बुराइयाँ सोच सकते हैं वो हमारे माशरे में पाई जाती हैं, सबकॉन्टिनेंट में ओवरऑल स्पेसिफिकली पाकिस्तान में। तो अब वहाँ पे किक इन होते हैं साहिल अदीम साहब, ठीक है? जब मैंने साहिल अदीम साहब को सुनना शुरू किया तो मैंने कहा यार ये बात तो बिल्कुल ठीक कर रहा है। जिस तरह से इंजीनियर साहब मेरे उसके साथ अटैच हुए ना उस फिलॉसफी के साथ, वहीं पे साहिल अदीम साहब यहाँ पे अटैच हुए जब मैंने इनके मामलात बाकी चीज़ों में देखे।
अच्छा मेरा एक बड़े अरसे से एक ये भी चीज़ चल रही थी क्योंकि अब ज़ाहिर है मैं जब इधर वेस्ट में मूव हुआ, तो ज़ाहिर है मैंने चीज़ें देखना शुरू की कि यार अच्छा एलजीबीटी के ऊपर ओहो! बड़ा सेंसिटिव है मामला भई, यहाँ पे तो आप कुछ कह नहीं सकते कोई एलजीबीटी का मेंबर है तो। अच्छा बच्चे को मार नहीं सकते आप, ठीक है। अच्छा मतलब इस तरह की समझ रहे हो जो आपको बेसिकली इंसान को सॉफ्ट से सॉफ्ट से सॉफ्ट से सॉफ्ट करने वाली जो चीज़ें। मैंने कहा यार ये कुछ जी, गड़बड़ है, ये कुछ मसला है, ये ठीक नहीं है मामला, सही है ना? वहाँ पे मैंने कहा वहाँ पे प्लग इन होते हैं साहिल अदीम साहब। उनसे जो बेसिकली मेरा मेन एग्रीमेंट था वो ये एक एक जुमले में मैं क्रक्स में आपको बता देता हूँ। ज़रियाब हाशमी साहब के साथ अभी मेरी हो रही थी, तो उनका एक जुमला था, वो कहते हैं कि यार आज के जो मुसलमान हैं ना, इनको अगर आप सहाबा के सामने खड़ा कर दोगे ना, तो सहाबा इनकी गर्दनें उतार देंगे। ठीक है? क्यों? वो बोलेंगे भाई इसको तुम मुसलमान कहते हो? यही तो वो मुसलमान थे जिनके खिलाफ हम पूरी ज़िंदगी लड़ते रहे। मतलब आप बुराइयाँ मैंने अभी जो आपको बुराइयों का बैकग्राउंड दिया, इन बुराइयों के साथ अपने आप को मुसलमान कैसे कह सकते हैं? सही है ना? तो वहाँ पे मैंने कहा कि आपको जिस तरह मैंने कहा साहिल अदीम साहब प्लग इन होते हैं, वो एक पर्सपेक्टिव जो उनका था, वो भी एग्ज़ैक्टली उससे अलाइन था कि भाई अगर चोरी पे हाथ काटने हैं, तो काटने हैं। आपको बुरा लगता है, आपका दिल कमज़ोर है, मत देखो, लेकिन सज़ा यही है। बिल्कुल। ये जो एक पर्सपेक्टिव है ना, ये वहाँ से आया। तो फिर मैंने अल्टीमेटली वो डिसाइड किया कि भाई अब आई हैव टू वॉइस माई सेल्फ, मैं ऐसे बैठ के खाली सुन नहीं सकता। तो फिर मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की, अपने जो थॉट्स थे उनको पुट डाउन करना मैंने शुरू किया और फिर पता नहीं अल्लाह का करना कैसे हुआ, मुझे खुद नहीं पता ये कैसे हुआ। मैंने जैसे-तैसे करके बहुत सारे तो मैं खैर ऑडियंस के लिए बता भी दूँ कि आपने मुझे बहुत सारे लोगों से कनेक्ट किया। ये सबसे पहले तो मैं इसका बहुत-बहुत आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ मैं इस बात को। अम लेकिन ये है कि उसके अलावा भी जैसे मैंने रीच आउट किया पता नहीं फॉर सम रीज़न इन लोगों के साथ मैं जुड़ता चला गया इंजीनियर साहब के साथ, साहिल अदीम साहब के साथ, गामदी साहब के साथ बड़ा मेरा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। मैं डायलिस एक्चुअली गया था खुद से, वो सबसे पहली मेरी पॉडकास्ट थी हसन इलियास साहब के साथ। तो बस इस तरीके से मैंने शुरू किया। बेसिकली अगर आपके सवाल का जो एंड का जवाब है वो ये है कि मैं बैठ के मज़ीद सुन नहीं सकता था। आई हैड टू बी इन अ पोज़ीशन कि मैं जहाँ पे क्वेश्चन कर सकूँ। नहीं, बिल्कुल बासित साहब, और जो आपने ये बताया कि जब आपको ये फ़ील हुआ कि डायरेक्टली उलमाए किराम के साथ क्वेश्चन आंसर्स भी करने चाहिए, तो मेरे ख़्याल से यही मोटिवेशन बहुत से लोगों के लिए बनती है पॉडकास्ट वगैरह के